वो देश जो कभी उपनिवेश रहे, वो देश जिन्हें पश्चिमी ताकतों ने पिछड़ा और गरीब कहकर खारिज किया, वो देश जो कभी युद्ध और भुखमरी से तबाह थे, आज वही देश ग्लोबल साउथ एक नई शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। लेकिन जितना तेज ग्लोबल साउथ ऊपर उठ रहा है, उतनी ही चालाकी से अमेरिका और पश्चिमी देश इसे नीचे गिराने की रणनीति बना रहे हैं। तो आज का सबसे खतरनाक सवाल ये है कि क्या अमेरिका ग्लोबल साउथ का असली दुश्मन है? क्या वाशिंगटन में बैठी सत्ता वाकई लोकतंत्र चाहती है, या बस वही लोकतंत्र जो उसके हितों की रक्षा करे? क्या ग्लोबल साउथ की गरीबी और संघर्ष केवल आंतरिक है, या अमेरिका ने इन्हें व्यवस्थित रूप से योजनाबद्ध तरीके से पैदा किया? तो ये एपिसोड आपको हिला देगा, क्योंकि हम बात करेंगे उस जाल की जिसमें अमेरिका ने ग्लोबल साउथ को फंसा रखा है। हम उठाएंगे IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, नाटो और UN जैसी संस्थाओं के मुखौटे और दिखाएंगे वो असली चेहरा जिसे अब तक आपने नहीं देखा। सवाल जिसे पूछने की हिम्मत मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं करता। सबसे पहले समझते हैं ग्लोबल साउथ है क्या और ये राइजिंग कैसे हो रहा है। तो ग्लोबल साउथ शब्द भूगोल नहीं है, यह एक राजनीतिक शब्द है। इसमें वो देश आते हैं जो उपनिवेश रहे, जो विकासशील कहे जाते हैं, जिनकी आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कमजोर रही है, जिनकी अर्थव्यवस्था पश्चिमी वित्तीय व्यवस्थाओं पर निर्भर है। तो भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, मैक्सिको, वियतनाम, मिस्र, अर्जेंटीना, ऐसे 130 से ज़्यादा देश ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। इन देशों के पास है दुनिया की 70% आबादी, 80% प्राकृतिक संसाधन, 85% वर्किंग एज पॉपुलेशन और बढ़ती हुई आर्थिक रणनीति और रणनीतिक ताकत। तो ग्लोबल साउथ अब सिर्फ गरीब नहीं रहा, ये अब जियोपॉलिटिकल रियलाइजमेंट की एक असली ताकत बन के उभर रहा है। लेकिन अब इस उभार को सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? अमेरिका से। अब सवाल यह है कि अमेरिका को ग्लोबल साउथ से इतनी तकलीफ क्यों? क्योंकि ग्लोबल साउथ की ताकत अमेरिका की एक तरफा सत्ता को चुनौती देती है। अमेरिका के हित इस पर टिके हैं कि डॉलर दुनिया की प्रमुख मुद्दा बना रहे, UN, IMF, WTO जैसे संस्थानों पर उसका नियंत्रण बना रहे। तो ग्लोबल साउथ बटा रहे, क्योंकि जातीय और क्षेत्रीय आधार पर, और सबसे जरूरी, कोई भी देश अमेरिका को चुनौती देने के लायक ना बने। और अमेरिका की रणनीति सीधी है, डिवाइड, डेट एंड डोमिनेट, बांटो, कर्ज दो और शासन करो। तो अमेरिका दोस्त बनकर आता है, लेकिन उसके पीछे चाल होती है, जाल होता है और खलनायक की भूमिका होती है। तो वियतनाम से लेकर वेनेजुएला तक है, इराक से लेकर इथियोपिया तक है, क्यूबा से लेकर कांगो तक, हर जगह अमेरिका ने ग्लोबल साउथ को सुधारों के नाम पर तबाह किया है। और ये सब होता है कूटनीति और विकास के नाम पर। असली एजेंडा ग्लोबल साउथ को कभी आत्मनिर्भर ना बनने देना, क्योंकि अगर ग्लोबल साउथ उठ खड़ा हुआ तो अमेरिका का साम्राज्य गिर जाएगा। जहां हम अमेरिका की ताकत की बात करते हैं, वो अक्सर हम कहाँ पर हॉलीवुड, आईफोन, नेटफ्लिक्स और फ्रीडम जैसे शब्दों से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार उसकी बंदूकें नहीं, बल्कि उसकी सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर यानी ऐसा प्रभाव जो बिना युद्ध के बिना सैनिकों के देश की नीतियां और जनता की माहौल को ही पूरा तरह से बदल दे, जनता की सोच को बदल दे। ग्लोबल साउथ के लिए अमेरिका ने एक स्पेशल टूलकिट तैयार की है, जिससे वो दोस्ती के नाम पर नियंत्रण करता है। आइए देखें वो 5 सबसे घातक औजार। पहला, IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जब कोई देश संकट में होता है, कर्ज चाहिए होता है, IMF आता है बचाने के नाम पर। लेकिन उसके बदले में क्या मांगता है? सब्सिडी ख़त्म करो, पब्लिक सेक्टर बेचो, विदेशी कंपनियों को खुले दरवाजे दो, अपने बजट में
कटौती करो, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च घटाओ। अरे ये वो नीतियां हैं जिन्हें स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स कहा जाता है। श्रीलंका, घाना, पाकिस्तान, केन्या सब आईएमएफ के इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। और मजे की बात, आईएमएफ की वोटिंग राइट्स में अमेरिका अकेले ही 17% से अधिक शक्ति रखता है। किसी भी निर्णय को वीटो करने के लिए पर्याप्त है। तो एक ग्लोबल संस्था नहीं, अमेरिका का आर्थिक हथियार है वर्ल्ड बैंक। विकास या विनाश, तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करते हैं, सड़कें, पुल, डैम, स्कूल। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक की फंडिंग के साथ शर्तें होती हैं कि विदेशी ठेकेदारों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, पर्यावरणीय नियमों में ढील होना चाहिए, स्थानीय समुदायों को विस्थापित करना चाहिए और सबसे जरूरी बड़ी मछलियों को फायदा पहुंचाना, जनता को नहीं। तो जैसे नर्मदा बांध प्रोजेक्ट भारत का है, फिर चाड कैमरून ऑयल पाइपलाइन अफ्रीका में है, और एक है लेसेथो हाईलैंड्स वाटर प्रोजेक्ट। तो इन सब में वर्ल्ड बैंक की भूमिका विवादों से घिरी रही। ग्लोबल साउथ को उधार देकर अमेरिका और पश्चिम इंटरेस्ट के नाम पर इन्फ्लुएंस खरीदते हैं। अब बात करते हैं यूएसएआईडी और वेस्टर्न एनजीओ डिप्लोमेसी की। तो अब आते हैं सबसे चालाक हथियार पर, एनजीओ और सहायता संगठन। यूएसएआईडी जैसी संस्थाएं कहती हैं कि हम लोकतंत्र फैलाते हैं, मानवाधिकार की रक्षा करते हैं, महिला सशक्तिकरण लाते हैं, लेकिन इसका हिडन एजेंडा होता है कि विरोधी सरकारों में अस्थिरता पैदा करना, नागरिक आंदोलनों को भड़काना, मीडिया को मैनेज करना और अंत में रिजाइम चेंज। आप देख सकते हो यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, हांगकांग, वेनेजुएला, हर जगह में पीसफुल प्रोटेस्ट की आड़ में सत्ता परिवर्तन की कोशिश करते हैं। भारत में कुछ एनजीओ ने सेना विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाया, जनजातीय क्षेत्रों में उग्रवाद को बढ़ावा दिया और परमाणु ऊर्जा के खिलाफ अभियान भी चलाया। यानी एनजीओ अब डेवलपमेंट टूल नहीं, जियोपॉलिटिकल वेपन बन चुके हैं। अब बात करते हैं डॉलर डिप्लोमेसी की। डॉलर से बंधी ये दुनिया, तो दुनिया का 88% ट्रेड आज भी डॉलर में होता है। यह ग्लोबल साउथ के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। यदि भारत किसी तीसरे देश से तेल खरीदे तो उसे भी डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। इससे अमेरिका को हमेशा डिमांड में रहने वाला करेंसी फायदा मिलता है। अमेरिका जब चाहे डॉलर छाप सकता है और ग्लोबल साउथ उसकी कीमत चुकाता है। मुद्रा स्फीति, ऋण संकट, आयात महंगाई वगैरह ये सब बढ़ जाते हैं हर देशों में। तो 2022 में सिर्फ डॉलर की मजबूती से श्रीलंका का विदेशी कर्ज 15% बढ़ गया, बिना $1 और उधार लिए। तो अब ब्रिक्स, चीन और रूस मिलकर डी-डॉलराइजेशन की मुहिम चला रहे हैं, लेकिन अमेरिका इसे रोकने के लिए हर मंच पर दबाव बना रहा है। डॉलर अब सिर्फ करेंसी नहीं, ग्लोबल साउथ की जंजीर है। अब बात करते हैं पांचवें मोर्चे की, हॉलीवुड एंड वेस्टर्न मीडिया। ये मानसिक उपनिवेशवाद फैला रहे हैं। तो अमेरिका ग्लोबल साउथ को सिर्फ आर्थिक या रणनीतिक रूप से नहीं कंट्रोल करता, वो मानसिक रूप से भी कब्जा करता है। हॉलीवुड फिल्मों में ग्लोबल साउथ के देशों को हमेशा थर्ड वर्ल्ड, बैकवर्ड या फिर आतंकवादी से जुड़ा हुआ आप देख सकते हो। वेस्टर्न न्यूज़ चैनल जैसे कि CNN, BBC, DW हर बार एक नैरेटिव फैलाते हैं कि लोकतंत्र तभी तक है जब तक अमेरिका कहे। विरोध का मतलब होता है तानाशाही, राष्ट्रवाद मतलब अत्याचार। तो इससे ग्लोबल साउथ की जनता अपने ही देश को नीचा समझने लगती है। कॉलोनियलिज्म अब बंदूकों से नहीं, कैमरों और कहानियों से होता है ये उपनिवेशवाद। तो जब ग्लोबल साउथ का कोई नेता अपने देश की संप्रभुता की रक्षा करने की कोशिश करता है, जब वो अमेरिका से हटकर अपनी नीतियां तय करता है, तो वाशिंगटन का जवाब आता है रिजाइम चेंज। तो अमेरिका के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक उपयोगी हथियार है,
जब तक नेता अमेरिका के अनुकूल हैं तब तक वो लोकतांत्रिक हैं, और जैसे ही अमेरिका को चुनौती देता है तो वो तानाशाह बन जाता है। चलिए कुछ ऐतिहासिक केस स्टडीज में हम इस राज को समझते हैं। पहला बात है कहाँ का, ईरान का। 1953 का तख्ता पलट करवाया था अमेरिका ने ऑपरेशन एजैक्स के जरिए। तो जो मोहम्मद मोसद्देक एक प्रगतिशील चुना हुआ प्रधानमंत्री था, उन्होंने ब्रिटिश ईरानी तेल कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया ताकि मुनाफा देश में रहे, परंतु अमेरिका और ब्रिटेन को यह मंजूर नहीं था। CIA और MI6 ने मिलकर एक साजिश रची और जनता को भड़काया, फेक न्यूज फैलाया, मिलिट्री को साथ लिया और सत्ता पलट दी। तो मोसद्देक को गिरफ्तार अमेरिका समर्थित शाह को सत्ता में बैठाया गया था। मतलब मोसद्देक को गिरफ्तार कर लिया गया और शाह को सत्ता में बैठा दिया गया। नतीजा क्या हुआ, दशकों तक ईरान में तानाशाही चली और अंत में 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई। अब बात करते हैं चिली की। चिली एक घटना है शायद 1943 के समथिंग, ठीक है। तो चिली में भी 1973 में तख्ता पलट हुआ था। सल्वाडोर अलेंडे पहले मार्क्सवादी राष्ट्रपति जो चुनाव से सत्ता में आ गए। उन्होंने अमेरिका कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और देश की खदानें, ऊर्जा और संचार प्रणाली पर सरकारी नियंत्रण को लगा दिया। तो CIA ने, जो कि अमेरिका का है, अमेरिका समर्थित है, CIA ने जनरल पिनोशे के साथ मिलकर सत्ता पलट दिया। देखो यहाँ पर भी क्या किया उसने, तख्ता पलट करवा दिया। और अलेंडे राष्ट्रपति भवन में मारे गए। फिर शुरू हुआ पिनोशे का आतंक राज। हजारों की हत्या कर दी गई, मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया, अमेरिका की खुली मदद देने से फ्री मार्केट सुधार कर दिए। तो अमेरिका ने इसे लोकतंत्र की रक्षा कहा, असल में ये था कॉर्पोरेट इंटरेस्ट की सुरक्षा। ये लोकतंत्र की सुरक्षा नहीं थी, ये कॉर्पोरेट इंटरेस्ट की सुरक्षा थी। अब तीसरी घटना की बात करते हैं हम, कांगो की। पैट्रिस लुमुम्बा की हत्या की गई थी। तो 1960 में बेल्जियम से आज़ादी के बाद कांगो को मिला लुमुम्बा जैसा करिश्माई नेता। लुमुम्बा चाहते थे कि अफ्रीका अपने संसाधनों पर खुद नियंत्रण करे। उन्होंने सोवियत संघ से मदद मांगी, बस यही अमेरिका को परेशानी हो गई। CIA और बेल्जियम की मदद से लुमुम्बा को गिरफ्तार भी कर लिया गया, मगर उसको मार डाला गया और उनकी लाश क्या कर दी गई, गायब कर दी गई। तो कांगो की अर्थव्यवस्था फिर से पश्चिमी कंपनियों के हवाले कर दी गई। अब चौथी घटना हम आपको बताते हैं, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और लीबिया की। फ्रीडम के नाम पर यहां पर तबाही मचाई थी अमेरिका ने खुलेआम। तो 2001 के बाद अमेरिका ने वार ऑन टेरर की आड़ में कई ग्लोबल साउथ देशों को तबाह कर दिया। अफगानिस्तान 20 साल तक युद्ध, लाशों, नागरिकों की मौत से जूझता रहा। इराक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस का झूठ है, सद्दाम को फांसी दे दी गई इराक में। लीबिया आज़ादी की, मतलब जो वहाँ पर एक नेता था कजाफी, तो उस कजाफी की हत्या कर दी गई और आज तक वहाँ पर हमें लीबिया में गृह युद्ध देखने को मिल रहा है। सीरिया, असद को हटाने की कोशिश की गई और लाखों शरणार्थी वहाँ से भगाए गए, वहाँ पर पहुँच गए। तो जो सभी केस हैं जो भी, उसमें कभी भी ये नहीं देखा गया है कि अमेरिका का नुकसान हो रहा है। इन सभी केस में पैटर्न एक जैसा बना, पहले दुश्मन गढ़ो, फिर मीडिया के जरिए डर फैलाओ, फिर सैनिक भेजो और फिर नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करो और फिर रिकंस्ट्रक्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स अमेरिकी कंपनी को दे दो। तो युद्ध अब रक्षा के लिए नहीं, निवेश के रिटर्न के लिए लड़े जाते हैं। तो जो कॉमन पैटर्न है अमेरिका का रिजाइम चेंज टूल किट है, वो सीधा सीधा है। पहले क्या है, टारगेट लीडर जो अमेरिका हितों के खिलाफ बोलता है, पहले उसको टारगेट कर लेंगे। फिर कैरेक्टर एसाइनेशन, मीडिया के जरिए तानाशाह, राष्ट्रवादी, खतरनाक घोषित उसको कर देंगे।
फिर बात आती है प्रोटेस्ट इंजीनियरिंग की। तो एनजीओ और फंडेड गुप्त रूप से आंदोलन खड़ा करता है। फिर आता है मिलिट्री ग्रुप या डायरेक्ट अटैक। फिर आता है न्यू लीडर इंस्टॉलेशन, तो अमेरिका समर्थित कठपुतली नेता। तो इस प्रकार से हर देश का पर हावी होता है अमेरिका इस टूल किट का माध्यम करके। तो इस टूल किट का इस्तेमाल अमेरिका ने 50 से ज़्यादा देशों में किया है। मैंने तो 4-5 देशों के एग्जाम्पल दिए हैं, जिनमें से अधिकतर ग्लोबल साउथ वाले ही देश रहे हैं। और भारत, अरे भैया भारत में भी अमेरिका की नरम घुसपैठ हमेशा रही है। अभी देख लो विपक्ष के नेता अभी सब अमेरिका की हामी भर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने टारगेट कर लिया है कि ये जो नेता है ये अमेरिका के समर्थक हैं और ये नेता हमारे समर्थक नहीं है। और अगर इन नेताओं को अगर भारत अमेरिका कोशिश करता है घुसने की, तो अमेरिका भारत को भी कमजोर कर देगा, गृह युद्ध की स्थिति बना देगा। तो 1970s में CIA ने इंदिरा गांधी के खिलाफ खुफिया रिपोर्ट तैयार की थी। फिर 1990 में अमेरिका समर्थित आर्थिक सुधार लागू करवाए गए। पता है सबको, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो आज भी वो हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। आज भी चीज़ें, कई जो सरकारी चीज़ें उनको प्राइवेट किया जा रहा है, नौकरियां मारी जा रही हैं। लेकिन भारत की जनता, लोकतंत्र और संस्थाएं इतनी मजबूत हैं कि अमेरिका भारत को अफगानिस्तान नहीं बना सकता। तो अब बात करते हैं उस आखिरी हथियार की जो पश्चिम ने अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, यानी नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। लेकिन सवाल ये है, ये नियम कौन बनाता है? क्या अफ्रीका, एशिया या लैटिन अमेरिका के देशों को बैठकर ये नियम बनाए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। ये नियम अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों द्वारा बनाए जाते हैं और जब चाहा अपने फायदे के लिए बदल भी लिए जाते हैं। तो उदाहरण के लिए देखिए कि जब रूस ने क्रीमिया पर हमला किया तो उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहा गया। लेकिन जब अमेरिका ने इराक पर बिना किसी UNSC की मंजूरी के हमला किया, तब क्या ये भी नियमों का उल्लंघन नहीं था? जब ईरान पर पाबंदियां लगाई जाती हैं तो ये नियमों के अनुसार बताया जाता है। लेकिन जब इजराइल फिलिस्तीन में बमबारी करता है तो दुनिया खामोश क्यों रहती है? अरे यही तो ग्लोबल साउथ के देशों की पीड़ा है। ये नियम जिन्हें सिर्फ शक्तिशाली देशों के लिए ढाल है और कमजोर देशों के लिए हथियार यूज करते हैं। तो आज अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देश पूछ रहे हैं, अगर यही रूल बेस्ड ऑर्डर है तो इसमें हमारा हिस्सा कहाँ है? हमारे प्रतिनिधि कहाँ हैं? हमारी समस्याएं क्यों अनदेखी की जाती? इसलिए ग्लोबल साउथ आज इस पश्चिमी मॉडल का खुलकर चुनौती दे रहा है। ब्रिक्स, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, G77, चाइना और नॉन अलाइंड मूवमेंट जैसे जो समूह हैं, इस व्यवस्था के समानांतर एक नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां ग्लोबल साउथ के देश बराबरी से बैठें, नियम बनाएं और न्यायपूर्वक व्यवस्था की ओर बढ़ें। लेकिन पश्चिम इसे सहन नहीं कर पा रहा, इसलिए वो ग्लोबल साउथ में नरम हस्तक्षेप, सॉफ्ट इंटरवेंशन कर रहा है, जैसे कि NGO के माध्यम से राजनीति को प्रभावित करना, सोशल मीडिया के जरिए जनमत बनाना, डेमोक्रेसी प्रमोशन के नाम पर सरकारों को अस्थिर करना और फिर किसी प्रॉक्सी के जरिए बदलाव लाना। क्या आपने ध्यान दिया है कि कैसे कुछ देशों में अचानक लोकतंत्र की लहर आती है और फिर पश्चिम समर्थित नेता सत्ता में आ जाते हैं? ये सब संयोग नहीं है भैया, यह एक सुसंगठित योजना का हिस्सा है, जिसे अमेरिका ने कोल्ड वॉर के दौरान साउथ अमेरिका और अब अफ्रीका, एशिया में इस्तेमाल किया है। तो अब बात करते हैं एक और बड़े पक्ष की, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की। पश्चिम कहता है कि ग्लोबल साउथ को कोयला और तेल छोड़कर हरित ऊर्जा अपनाना चाहिए, पर सवाल ये है कि जब पश्चिम खुद 100 साल से ज़्यादा समय तक कोयला जलाता रहा, तब किसी ने रोका क्यों नहीं?
आज अगर भारत, इंडोनेशिया, ब्राज़ील या नाइजीरिया जैसे देश अगर कोयला इस्तेमाल करते हैं तो उस पर सवाल उठाए जाते हैं। क्यों उठाए जाते हैं? क्या ये जलवायु न्याय है? क्या ये क्लाइमेट जस्टिस है? तो ग्लोबल साउथ कह रहा है कि अगर हमें हरित ऊर्जा की ओर बढ़ना है तो पश्चिम को फाइनेंस देना होगा, तकनीक साझा करनी होगी और ऐतिहासिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। लेकिन अमेरिका और यूरोप इस पर सिर्फ वादे करते हैं, असली पैसा नहीं देते। सिर्फ बड़े बड़े वादे कर लेंगे, हमारे भारतीय नेताओं की तरह। तो इसलिए ग्लोबल साउथ आज दो टूक कह रहा है कि अब हम सिर्फ विकास के लक्ष्य नहीं रहेंगे, हम नीति निर्माता बनेंगे। अब हमें सिर्फ सहायता नहीं लेंगे, हम सहयोगी बनेंगे। और इस पूरे संघर्ष के केंद्र में है अमेरिका की भ्रमित होती हुई भूमिका। अमेरिका भ्रमित कर रहा है, सबको भ्रमित कर रहा है, सबसे हाथ मिला रहा है, सबके ऊपर वर्तमान में टैरिफ ठोक रहा है। तो ग्लोबल साउथ पूछ रहा है कि क्या अमेरिका हमारा साझेदार है या एक ऐसा शक्ति केंद्र जो हर समय अपनी शर्तें थोपना चाहता है? और यही सवाल ग्लोबल साउथ राइजिंग की आत्मा भी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ग्लोबल साउथ सच में वेस्ट को हिला सकता है या ये सिर्फ एक भावनात्मक लहर है जो धीरे धीरे ठंडी पड़ जाएगी? तो इतिहास हमें बताता है कि जब भी सोचतों में चेतना आती है तो सत्ता की नींव हिल जाती है। फ्रांसीसी क्रांति हो या फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, बदलाव तब आता है जब नीचे दबे हुए लोग सवाल पूछना शुरू करते हैं। और आज ग्लोबल साउथ में यही चेतना जाग रही है। भारत की भूमिका इस पूरे शक्ति संतुलन में निर्णायक बन गई है। एक तरफ अमेरिका और यूरोप भारत को अपने ब्लॉक में रखना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ रूस, चीन और ग्लोबल साउथ भारत को नया नेता देखना चाहते हैं। भारत की रणनीति साफ है भैया कि अलाइनमेंट नहीं, इंटरेस्ट बेस्ड डिप्लोमेसी। मतलब भारत ने ना तो नाटो का हिस्सा बनेगा और ना ब्रिक्स के दबाव में आएगा। यानी भारत अपनी जनता के हित में काम करेगा। भारत के पास ताकतें क्या है? अरे सबसे पहली ताकत तो यह है कि हम 140 करोड़ लोगों का बाजार हैं। हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट है जो पूरी दुनिया की कंपनियों को आकर्षित करता है। अगर भारत किसी भी कंपनी को अगर बाजार बंद कर दे तो उस कंपनी के लेने देने पड़ जाएंगे। तो मजबूत आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर और अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, युवा जनसंख्या जो किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होती है, वो हमारे पास है। और सबसे महत्वपूर्ण, एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक बहुध्रुवीय सोच है हमारी। क्या भारत को नेतृत्व संभालना चाहिए? सवाल ये उठता है, क्या भारत को ग्लोबल साउथ का नेतृत्व संभालना चाहिए? तो ग्लोबल साउथ भारत को एक विकल्प की तरह देखता है, एक ऐसा देश जो पश्चिमी वर्चस्व के विरुद्ध खड़ा हो सकता है, लेकिन चीन जैसे विस्तारवादी भी नहीं है। क्योंकि ये जो भारत है, चीन जैसा विस्तारवादी भी नहीं है। भारत यदि नेतृत्व नहीं करेगा तो या तो चीन इस वैक्यूम को भरेगा या अमेरिका एक बार फिर एड डिप्लोमेसी के नाम पर देशों को गुलाम बनाता रहेगा। अब एक नई वैश्विक संस्था की जरूरत है भाई। यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं वेस्ट के हाथों में के केंद्र में है। ग्लोबल साउथ के पास ना तो वीटो पावर है और ना ही डिसीजन मेकिंग में बराबर भागीदारी। तो ऐसे में एक नए फ्रेमवर्क की मांग उठ रही है। एक ऐसी वैश्विक संस्था जो विकासशील देशों की समस्याएं समझे, ना कि उन्हें नीचे दिखाए। शायद समय आ गया है कि ग्लोबल साउथ अपने लिए एक नया यूनाइटेड नेशंस ऑफ द साउथ बनाए। वेस्ट की चालबाजियां और प्रोपेगेंडा क्या क्या है? देखो, साफ बात बता दूं मैं कि वेस्ट चुप नहीं बैठा। अफ्रीका में कॉप, लैटिन अमेरिका में आर्थिक सैंक्शंस और एशिया में राजनीतिक डिसस्टेबलाइजेशन, मतलब अस्थिरता राजनीति में। तो ये सभी उस दबाव का हिस्सा है जो वेस्ट ग्लोबल साउथ पर बना रहा है। सोशल मीडिया पर ये भी देखा जा सकता है कि एड के बदले छवि नियंत्रण,
ऐड, कौन सा ऐड, वो विज्ञापन वाला ऐड नहीं कह रहा हूँ मैं, मदद वाला ऐड। तो फ्रीडम के नाम पर सेंसरशिप, डेमोक्रेसी के नाम पर रिजाइम चेंज। तो बेस्ट नैरेटिव बनाकर दबाव बना रहा है। लोग अब जान गए हैं कि लोकतंत्र सिर्फ वीटो डालना नहीं होता, बल्कि अपना भविष्य खुद तय करना भी होता है, चाहे अफ्रीका हो या एशिया हो। अब युवा पूछ रहा है कि आईएमएफ से लोन क्यों लें जो हमारी अर्थव्यवस्था को जकड़ दे। नाटो हमारे लिए क्यों नहीं खड़ा होता जब आतंकवाद हमें मारता है। यूनाइटेड नेशन सिर्फ अमेरिका के युद्धों को वैध क्यों बनाता है। तो आज की दुनिया एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। पश्चिमी व्यवस्था लड़खड़ा रही है, पुराने एलएई से बिखर रहे हैं और ग्लोबल साउथ जो दशकों तक हाशिए पर रहा अब एक मंच पर उतर रहा है। ये केवल एक आर्थिक या कूटनीतिक आंदोलन नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक मुक्ति है कॉलोनियल माइंडसेट से आज़ादी की ओर। तो भारत की यहाँ पर जिम्मेदारी क्या बनती है। तो भारत की जिम्मेदारी के बारे में बात करते हैं कि भारत को अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भाषण देने वाला देश नहीं बनना है। भारत को अलग नेतृत्व दिखाना होगा। रणनीति, साहस और दृष्टि, इन 3 चीज़ों की जरूरत है। कर्ज में डूबे देशों के लिए भारत को वैकल्पिक मॉडल देने होंगे। टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना होगा। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण एशिया के साथ साउथ कोऑपरेशंस को मजबूत करना होगा। और अब आते हैं हमारे मूल प्रश्न पर, क्या अमेरिका असली दुश्मन है? शायद नहीं। अमेरिका एक देश है, एक प्रणाली है। असली दुश्मन है वर्चस्व की मानसिकता, वो सोच जो मानती है कि कुछ देशों का जन्म ही शासन करने के लिए हुआ था और बाकी देशों का जन्म बस सेवा करने के लिए हुआ है। तो यही सोच सबसे बड़ी दुश्मन है। तो ग्लोबल साउथ उस सोच को चुनौती दे रहा है और इस लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण हथियार है जागरूकता, एकजुटता और आत्मविश्वास। तो सवाल ये है, क्या अमेरिका ही असली दुश्मन है? नहीं, दुश्मन सिर्फ अमेरिका नहीं है, दुश्मन है वो पूरी व्यवस्था जिसने सदियों से ताकत को अपने कब्जे में रखा और दुनिया के बाकी देशों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। दुश्मन है वो सोच जो समझती है कि अगर दुनिया का कोई देश आगे बढ़े तो उसे रोका जाए, दबाया जाए या फिर कर्ज में डुबाकर उसकी संप्रभुता को नष्ट किया जाए। ग्लोबल साउथ आज एक विचार है, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति का विचार। भारत हो या ब्राजील, इंडोनेशिया हो या साउथ अफ्रीका, ईरान हो या अरब देश, सब ने एक बात समझ ली है कि हम सबकी समस्याओं का जड़ पश्चिमी वर्चस्व और उसकी मनमानी आर्थिक सामरिक व्यवस्था है। अब ग्लोबल साउथ के देश क्या कर रहे हैं, ये तो थी मेरा मानना। अब ये लोग क्या कर रहे हैं वो बताते हैं आपको। तो नया वर्ल्ड बैंक यानी ब्रिक्स बैंक वाली न्यू डेवलपमेंट बैंक आईएमएफ के विकास के रूप में उभर रहे हैं ये लोग। और लोकल करेंसी ट्रेड, तो भारत और रूस के बीच रुपए रूबल व्यापार चल रहा है भैया। चीन और ब्राजील का युआन व्यापार चल रहा है। तो ये जियो पॉलिटिकल गठबंधन भी, जैसे ब्रिक्स प्लस एससीओ, क्लैक का मतलब CELAC और अफ्रीकन यूनियन जैसी संस्थाएं पश्चिम की G7 संस्थाओं के सामने खड़ी हो रही हैं। सांस्कृतिक पुनर्जागरण, पश्चिमी शिक्षा, भाषा और जीवन शैली का अंधानुकरण घट रहा है। भारत जैसे देश अपनी भाषाओं, परंपराओं और विचारधाराओं की ओर लौट रहे हैं। ये सब इशारा करते हैं एक नए युग की ओर, जहां पश्चिम को अब जवाब देना होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत इस ग्लोबल साउथ का सिर्फ हिस्सा होगा या उसका नेता बनेगा? तो भारत के पास जो उसे नेतृत्व दिला सकता है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तेजी से बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, ये विकसित सैन्य शक्ति है इसके पास, सभ्यतागत विरासत भी है,
सभ्यतागत विरासत भी है, मध्यस्थता और संतुलन की ऐतिहासिक परंपरा भी है। लेकिन इसके लिए भारत को कुछ साहसी फैसले लेने होंगे। डॉलर की गुलामी से बाहर निकलना होगा, पश्चिमी नैरेटिव को चुनौती देनी होगी, अपनी पॉलिसी में क्लैरिटी और वो असर्टिवनेस लानी होगी। ग्लोबल साउथ के देशों के साथ संस्थागत गठजोड़ों को मजबूत करना होगा और सबसे जरूरी देश के भीतर आत्मविश्वास और सामूहिक चेतना को जगाना होगा। आज अगर हम ग्लोबल साउथ की लहर को पहचान नहीं पाए तो आने वाले समय में फिर कोई वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा और हम फिर से बाहर रह जाएंगे। लेकिन अगर हमने इस लहर को पकड़ लिया तो 21वीं सदी सिर्फ एशिया या भारत की नहीं, पूरी ग्लोबल साउथ की होगी। हम गुलाम नहीं, साझेदार बनेंगे। हम फॉलोवर्स नहीं, निर्माता बनेंगे। हम पिछलग्गू नहीं, आगे चलने वाले बनेंगे। और इसलिए इस पूरी श्रृंखला ग्लोबल साउथ राइजिंग में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हर कोना, हर महाद्वीप एक नई आवाज़ बन रहा है। क्योंकि अब वक्त आ गया है कि दुनिया सिर्फ अमीरों की नहीं बल्कि सबकी हो। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अपने विचार जरूर साझा करें। क्या आप मानते हैं कि भारत ग्लोबल साउथ का नेता बन सकता है? और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रिक्स के विस्तार की रणनीति और कैसे ये संगठन पश्चिम की नींव को हिला रहा है। तर्क भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यही से शुरू होती है एक नई सोच, एक नई दुनिया की कहानी। जय हिंद, जय भारत।